हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मोम क्लासेस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लेके आए हैं एक ऐसी सीरीज़ जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों हम जो है अभी राजस्थान अध्ययन का जो चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम विभिन्न परीक्षाएं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजस्थान लेवल में, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे आप आरएएस के एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की। दोस्तों इस सीरीज़ की बात करें तो ये राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ जो है, ये कक्षा 9 के जो राजस्थान अध्ययन की बुक है जो कि एनसीईआरटी की है, ये भाग फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम कक्षा 10 को कवर करेंगे, उसके बाद कक्षा 11 को, उसके बाद कक्षा 12 को। ये जो सीरीज़ है ये निरंतर चलेगी। दोस्तों आज का जो सेशन रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किन किन विषयों के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ बने रहिए। पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ रहेगा वो दोस्त रहेगा एक परिचय, राजस्थान का छोटा सा एक परिचय देखेंगे। आर्यों का राजस्थान में आगमन और क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जनपदों का राजस्थान में किस प्रकार युग हुआ, मौर्य और राजस्थान इनका क्या संबंध रहा। नामकरण के विषय में भी चर्चा करेंगे। नामकरण की बात करें तो जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों को अन्य अन्य नामों से पुकारा जाता है, जैसे जोधपुर बीकानेर के भाग, जो उत्तरी भाग है जोधपुर का, और बीकानेर का जो भाग है वो जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार पौराणिक जो नाम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अंततः हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो ऐतिहासिक सभ्यताएं रहेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए द मोम क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मोम क्लासेस। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान अध्ययन भाग फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कक्षा 9 की पुस्तक है। दोस्तों इन पुस्तकों से काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन का जो बेस होता है, जो एग्ज़ाम का बेस होता है दोस्तों, वो हमेशा ये रहेगा जो आरबीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है या फिर इनकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, उन्हीं से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं रहती है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और कक्षा 9 की जो ये राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, इस तक के लेखक कौन है या फिर संयोजक कौन है, ये भी ध्यान में रखें। डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना के द्वारा रचित ये जो बुक है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक परिचय से शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु संघर्ष सहर्ष अपने प्राणों की आहुति दी है। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की छटा है तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान है तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों का उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करने के प्राचीन सिक्के हैं तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक है। उपासना स्थल, भव्य प्रासाद, अभेद दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलते हैं। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत है कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ की तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत भी सुनने को मिलता है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्यौहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के संवाहक है। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो हम अध्ययन करेंगे कालीबंगा के बारे में, आहड़ के बारे में, बैराट के बारे में, बागोर भीलवाड़ा के बारे में, गणेश्वर जो कि कांतली नदी के किनारे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी सभ्यताएं। पाषाणकालीन, सिंधुकालीन एवं ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियां जो है, इनके प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर जैसे
स्थल मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। जैसे कालीबंगा विकसित सिंधुकालीन स्थल है, यहाँ पर विकसित हुई। वहीं आहड़ गणेश्वर जैसी प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी है। दोस्तों, राजस्थान में आर्यों के आगमन के बारे में अध्ययन करें तो मरुधरा की जो सरस्वती और द्वेषवती जैसे नदियां कहा जाता है, जिनको आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़े। इंद्र और सोम की अर्चनाओं में मंत्र की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति ज्ञान आर्यों का संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं के प्रतीत होता है कि जांगल, जिसे हम बीकानेर कहते हैं, मरुकांतार जिसे हम मारवाड़ कहते हैं, आदि भागों से बलराम एवं कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित थे। इसी के साथ बात करें दोस्तों, जनपदों का युग हुआ। जनपदों के युगों के बारे में अध्ययन करें तो आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिणी पंजाब की मालव, सिवी तथा अर्जुनियान जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार बस गई। इनमें भरतपुर का राज्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिवी जनपद, अलवर का सालव जनपद, इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य ईस्वी के मध्य तक मालव। दोस्तों, ये जो टाइम पीरियड है, ये 600 वर्षों का टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक मध्य तक मालव अर्जुनियान योद्धे की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बात ध्यान में रखें कि भरतपुर राज्य का जो मत्स्य जनपद है, नगरी जो कि सीवी जनपद के अंतर्गत आती थी, अलवर का सालव जनपद, नगरी वर्तमान चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ क्षेत्र में फैल गई। तो दोस्तों, अर्जुनियान, मालव युद्ध, ये जो काल है ये राजस्थान में मिलता है। इसके बाद बात करें भरतपुर तथा अलवर प्रांत के, अर्जुनियान ने अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धे की शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे संभवतः उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदमन के लेख से स्पष्ट होता है। दोस्तों, यहीं से होता है मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस लेख में बताया गया है कि उत्तरी राजस्थान या फिर योद्धे क्षेत्र में कुषाणों की शक्ति को किसने नष्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। रुद्रदामन के लेख में मिलता है कि अर्जुनियान ने इन कुषाणों की शक्ति को नष्ट किया। लगभग 2री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईसा पूर्व के काल में केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ, परंतु योद्धे तथा मालव क्षेत्र यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रताओं को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हुण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई। इसी के साथ मौर्यों और राजस्थान, मौर्यों का राजस्थान में किस प्रकार आगमन होता है, क्या मौर्य अपना प्रभाव छोड़ते हैं। राजस्थान के कुछ भागों में मौर्यों के अधीन एवं प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मौर्य मंदिर जो है इनको प्रभाव की पुष्टि करते हैं। तो संप्रति किसके पुत्र थे? कुणाल के, और ये मौर्य वंश के एक शासक थे। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों की अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला किसने बनाया, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चित्रांग तालाब पर, कौन से तालाब पर? चित्रांग तालाब पर मौर्य राजा किसने बनाया? चित्रांग ने बनवाया। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का जो मौर्यवंशी माना जाता है, राजा मान का जो मौर्यवंशी राजा माना जाता है, जिसे हम मान मौर्य का शिलालेख कहते हैं। मान मौर्य का जो शिलालेख है ये मौर्यवंशी माना जाता है। विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को मिला था, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमशः दिए गए हैं। और इन 4 नामों का क्रम भी हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में।
कौन कौन से हैं? तो दोस्तों महेश्वर, भीम, भोज और मान। मान अंतिम जो राजा होते हैं जिन्होंने विक्रम संवत 770 में इस शिलालेख का निर्माण करवाया। कोटा के निकट कणसुआ, जिसे हम कंसुआ के शिवालय कहते हैं, 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिलता है जो मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख करता है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। इसी के साथ बात करें, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांभर के चौहान, आमेर के कछुआ, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख है। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी के में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर के चौहान राज्य की स्थापना हुई। धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में मेवाड़ के और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हुआ। तो गुहिलों का शासन 6ठी शताब्दी में स्थापित हुआ, ये भी आप ध्यान में रखें। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा, जिसे हम आबू कहते हैं, परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं एवं 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर, हाड़ौती के चौहानों ने पुनः अपनी शक्ति का संगठन किया, परंतु उनकी यह कहीं कहीं विघटन भी होता रहा। जो जालोर एवं रणथंभौर, हाड़ौती के जो चौहान थे वो कहीं न कहीं किसी न किसी आक्रमणकारी के शिकार भी होते रहे, ये भी आप ध्यान में रखें। नामकरण की बात करें तो वर्तमान राजस्थान के लिए पहले से किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान में बीकानेर, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता है। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते हैं। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपादलक्ष, वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग सपादलक्ष कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश के नाम से जाना जाता था। दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य और पूर्वी भाग जो था ये सुरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सुरसेन देश के अंतर्गत आते थे। सुरसेन राज्य की राजधानी मथुरा एवं मत्स्य की राजधानी विराटनगर और कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था। क्या नाम था? उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल इसे मध्यमिका या फिर मध्यमिका की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाट एवं प्रागवाट कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रदेश के वांगड़ क्षेत्र कहलाते हैं। जोधपुर राज्य में मरु मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग में गुर्जरातरा कहते थे। जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता था गुर्जरातरा। इसी के साथ बात करें, सिरोही के हिस्से को अरबुद आबूदेश कहा जाता था। जैसलमेर के माड़ तथा कोटा और बूंदी का हड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी न किसी विशेष नाम से कहीं प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया। और प्रसिद्ध इतिहास जो लेखक है कर्नल जेम्स टोड 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस नाम को रायथान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। और इसी के साथ बात करेंगे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। प्राचीन सभ्यताएं हमारा टॉपिक है, राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदिमानव का प्रादुर्भाव कब और कहां से हुआ अथवा इसका क्या क्या क्रियाकलाप थे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित समसामयिकी लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालौर, टोंक आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और इसके पूर्व औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्र काल में उपकरणों को बनाने के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। लूणी नदी के तटों पर प्रारंभिक कालीन
उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी पीढ़ी मध्य पाषाण और नवीन पाषाण युग, आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित हुई। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले से बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में मिलती है। बागौर जो कि भीलवाड़ा में है, तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में, उत्खनन नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति अच्छा प्रकाश पड़ा है। तो नवीन पाषाणकालीन हमें मुख्य रूप से स्थल पूछे जा सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? बागौर एवं तिलवाड़ा, ये भी आप ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त बात करें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी और टोंक आदि स्थानों से नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जो लगातार क्रमशः जिले दे रखे हैं, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा और बूंदी, ये भी आप ध्यान में रखें। नवीन पाषाणकालीन युग में कई हजार वर्ष पूरा गुजरने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयांतर में जब तांबा और पित्तल, लोहा आदि उसे ज्ञान होता है तो उसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कालीबंगा के बारे में, और कालीबंगा के बारे में जितनी भी बातें हैं विशेष उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू देखें और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।